खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। शुरुआत करते खबरों की एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। बागपत से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही, जहां पर हरियाणा बॉर्डर से व्यापारी को पुलिस ने बदमाशों से छुड़ाया है। दरअसल एक लोहा व्यापारी जिसका अपहरण कर लिया गया था, आज दिन दहाड़े पुलिस ने 6 घंटे में व्यापारी को बरामद कर लिया है। आईजी प्रवीण कुमार ने व्यापारी के बरामदगी की पुष्टि कर दी है। कुछ ही देर में अपहरण कांड पर बागपत पुलिस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी। तो ये बड़ी सफलता कही जा सकती है उत्तर प्रदेश की पुलिस को, जहां पर लगातार टीमें लगी हुई थी, लेकिन फिलहाल जो खबर आ रही है वो ये कि व्यापारी को बरामद कर लिया गया है। पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी है। मोहित हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। मोहित, ये सफलता बड़ी है पुलिस के लिए अपने आप में, क्योंकि दबाव भी था पुलिस के ऊपर और आखिरकार इस व्यापारी को बरामद कर लिया गया है। क्या अपडेट है फिलहाल? जी बिल्कुल शंकर, मैं बता दूं अभी फिलहाल एकदम अपडेट आया है, और जहां पर पूरे सूबे में ये पूरा मामला सुबह से ही लगातार सुर्खियां बटोर रहा था, वहीं जब सीएम के पूरे संबंध में पूरा मामला आया तो आईजी प्रवीण कुमार ने अभी फिलहाल पुष्टि की है और पूरी तरीके से जो व्यापारी है उसे सकुशल हरियाणा बॉर्डर से उसे बरामद कर लिया गया है। अभी पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। साफ तौर पर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहे हैं, तो पूरी संज्ञान में पूरा मामला था, जिसके चलते पुलिस हरकत में आई और 7 घंटे के अंदर पुलिस ने हरियाणा बॉर्डर से व्यापारी को सकुशल बरामद कर लिया गया है। जी, क्या ये यूपी पुलिस ने ही इन बदमाशों को वहां से गिरफ्तार किया है मोहित? जी अभी मैं बता दूं, जिस तरीके से अभी मेरी बागपत एसपी से बात हुई है, तो साफ तौर पर जो जनपद स्तरीय पुलिस है वो अभी मीडिया के सामने बच रही है, कुछ आनाकानी कर रही है, क्योंकि अभी अंदर से जानकारी आई है। बागपत पुलिस जो है वो थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को जानकारी देगी। चलिए, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल आपको ये एक्सक्लूसिव हम फुटेज भी दिखा रहे किस तरह से ये व्यापारी जिसको अगवा कर लिया गया था दिन दहाड़े, आज लोहा व्यापारी बागपत से, जिसे बरामद कर लिया गया है। तो बागपत से अपहरण किया गया था, हरियाणा बॉर्डर से गिरफ्तार इन सभी को किया गया है जिन्होंने अपहरण किया था। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में विजयदशमी के एक दिन बाद यमुना नदी का प्रदूषण स्तर बढ़ गया है। सरकारी एजेंसियों द्वारा यमुना नदी को साफ करने की कई बार पहल की गई। साफ सफाई को लेकर कई नियम तैयार हुए। यमुना में घंटों स्वच्छता अभियान चला, लेकिन इसके बाद भी यमुना में पूजन सामग्री डालने का सिलसिला अभी भी जारी है। नवरात्रि पूजन के बाद लोग यमुना में मूर्ति और पूजा की सामग्री का विसर्जन कर रहे हैं। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो लोग नदी में डालने का काम खुलेआम करते हैं। ये सब रोकने के लिए वहां कोई अधिकारी मौजूद नहीं है और ना ही कोई सरकार की तरफ से इन लोगों पर कोई कार्रवाई की जाती है। प्रशासन की लापरवाही का फायदा उठाकर लोग सबसे ज्यादा यहां नवरात्र के बाद ही बड़ी तादाद में सामग्री नदी में विसर्जित करने के लिए आते हैं और सबसे ज्यादा सामग्री यमुना में ही विसर्जित होती है। आपको बता दें कि यमुना में कूड़ा कचरा डालने पर पूरी तरह से पाबंदी है। पहले यमुना में कुछ सुधार हुआ था, पर अब फिर से पानी पहले जैसा प्रदूषित और गंदा होता जा रहा है। तो आज देखिए आप किस तरह से नदियों का जो अस्तित्व है वो खतरे में आ गया है और नदियों का पानी लगातार गंदा होता जा रहा है। इसका कारण यही है जो लोग बाहर से आके इसमें मूर्ति विसर्जन करते हैं, फूल विसर्जन करते हैं, जिसको बाहर में कहीं गड्ढा खोद के रखना चाहिए, लेकिन यहाँ आके वो करते हैं। प्लास्टिक सब फेंक देते हैं। ये सब गंदगी का कारण है। ये तो अब आम पब्लिक की गलती है, गवर्नमेंट की गलती कोई गलती नहीं है इसमें। कुछ इसमें सुधार हुआ था, लेकिन फिर वैसा का वैसा होने लगा है पानी। कारण ये है जो पूजा पाठ के लोग सामान है जबरदस्ती फेंक देते, मना करते, मानते नहीं है। वो कहते हैं तुम पे आई कार्ड है तो आई कार्ड दिखाओ, सरकार ने रोका। सबसे गंदगी हो रही है ये तो कल से थोड़ी ज्यादा है कि लोग पूजा का सामान डाल के गए, कई लोगों को मना करा, नहीं माने हैं। जबरदस्ती वाले पुल से फेंक देते हैं, बस अड्डे के पुल से फेंक देते हैं, जो खाली जगह देख के जाके डाल देते हैं लोग वहां से।
तो बढ़ते प्रदूषण के चलते आज नदियों का अस्तित्व खतरे में आ गया है। नदियों का पानी लगातार गंदा होता जा रहा है। इसके लिए सरकार के साथ साथ जनता भी जिम्मेदार है। लेकिन नदियों को साफ करने की जगह जनता और सरकार एक दूसरे पर सिर पर ठीकरा फोड़ने में जुटी हुई, यानी कि एक दूसरे पर आरोप लगाए जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कड़ी पाबंदी के बाद भी नदियों में क्यों बढ़ता जा रहा है प्रदूषण? नदियों के प्रति इतनी असंवेदनशील सोच क्यों हो गई है सभी की? नदियों के अस्तित्व को बचाना क्या सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी है? क्या आम लोगों की कोई इसमें भागीदारी नहीं है? आखिर हम कब निभाएंगे अपना फर्ज? हमको भी अपना फर्ज निभाना है नदियों को साफ करने में प्रशासन के साथ साथ। क्यों नदियों की पहचान मिटाने पर आमादा हो गए हैं लोग? और इसके साथ ही सवाल ये भी है कि नदियों में बढ़ रहे प्रदूषण का जिम्मेदार कौन है? सबसे बड़ा सवाल ये, क्या सरकार के साथ साथ जनता की भी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है कि सहयोग करें सरकार का, प्रशासन का, तमाम उन एजेंसियों का, ताकि हम नदियों को स्वच्छ रख सकें? गंगा यमुना जैसी नदियां लगातार जो प्रदूषित होती जा रही हैं। अनीशा हमारी संवाददाता इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ रही हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अनीशा, ये पूरी खबर हमने अपने दर्शकों को दिखाई। ये कोई नई बात नहीं है कि नदियों का जल स्तर लगातार खराब होता जा रहा है। त्योहारों के सीजन के बाद अक्सर ऐसी तस्वीरें लगातार सामने आती हैं कि गंगा हो चाहे यमुना हो, उसमें प्रदूषण का जो स्तर है वो बढ़ता जाता है। अभी आप कहां पर मौजूद हैं, वहां की तस्वीर दिखाइए जरा। बिल्कुल शंकर, त्योहारों की बात करें और खासकर नवरात्रि दशहरा के बारे में बात करें तो काफ़ी धूमधाम से ये त्यौहार मनाया जाता है। रावण दशहरा पे जलाया जाता है। लेकिन अगर इस त्यौहार की ठीक बाद की तस्वीर के बारे में बात करें, एक दिन बाद की अगर देखें तस्वीर, तो काफ़ी कह सकते हैं भयानक तस्वीर देखने को मिलेगी। शंकर, अभी मैं बता दूं, अभी मैं मौजूद हूँ यमुना के किनारे के यमुना घाट पे ही, और एक नज़ारा आप देखें, एक तस्वीर आप देखें कि किस तरह से यमुना का हाल हो रखा है यहाँ पर। क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर लोग विसर्जन करके गए हैं देवी का, दुर्गा का, और आप देखेंगे तस्वीरों में कि किस तरह से गंदगी यहाँ पर करी हुई है लोगों ने। यहाँ जूते चप्पल हैं, जो भी पूजा सामग्री है वो यहाँ भाई गई है। और एक तरह से अगर पानी का कलर भी आप देखेंगे तो पूरी तरह से काला पानी, दूषित पानी यहाँ पर आपको दिखाई देगा। और ये देखेंगे आप किस तरह से प्लास्टिक, जो कि बिल्कुल आजकल बिल्कुल मना कर रखा है कि प्लास्टिक का जितना हो सके कम से कम प्रयोग करें। और आप देखेंगे सबसे ज्यादा यहाँ पर प्लास्टिक आपको देखने को मिलेगी। जूते चप्पल हैं और जो पूजा सामग्री है, जो फूल हैं, पत्ते हैं, वो यहाँ पर लोगों ने यहाँ बहा रखे हैं। और एक तरह से आप देखेंगे पानी यहाँ रुका हुआ भी है, ठीक से बह भी नहीं रहा। और शंकर, शायद मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ खड़ी हुई हूँ, शायद से 2 मिनट यहाँ जिस तरह से यहाँ पर जो बदबू है, 2 मिनट रुकने का भी कह सकते हैं बहुत मुश्किल हो रहा है। क्योंकि जिस तरह से यमुना का हाल हो रखा है यहाँ पर, काफी चिंता का विषय है। क्योंकि हर बार की तरह यही एक सवाल दिखता है, ये हमेशा हर साल ये तस्वीरें दिखती हैं किसी भी त्योहार की। गणेश चतुर्थी की बात करें, नवरात्रों की बात करें, यमुना का हाल बेहाल देखने को मिल रहा है। रही बात सरकार की शंकर, तो हम कह सकते हैं कि हर चीज, हर ठीकरा सरकार पे फोड़ना ठीक नहीं है। क्योंकि जो जिम्मेदारी आम जनता की है, आम नागरिक की है, वो उन्हें निभानी चाहिए और अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। और कहीं ना कहीं जो तस्वीरें हैं वो आम जनता को अपनी जो जिम्मेदारियां वो समझनी चाहिए। और जिस तरह से विसर्जन होता है वहां पर, ये नहीं करना चाहिए। देखिए अनीशा, आस्था अपनी जगह है, उसके लिए कोई मना नहीं करता है। लेकिन नदियों को साफ रखना है तो हम ये सबकी जिम्मेदारी होती है। सरकार ने नियम बनाए, प्रशासन बार बार ये आग्रह लोगों से करता है कि आप नदी में ऐसी मूर्तियां, फूल, ऐसी गंदगी को ना करें जिससे नदियों का जल स्तर प्रदूषित हो। लेकिन लोग अपनी जिम्मेदारी को क्यों नहीं समझना चाहते हैं? बिल्कुल शंकर, लोग कहीं ना कहीं ये सवाल लोगों पे अब खड़ा होता है कि वो अपनी जिम्मेदारियां, जो नॉर्मल राइट्स हैं, वो क्यों नहीं समझ रहे हैं। देखिए, आप एक तस्वीर हमने आपको पानी की दिखाई थी, दूसरी तस्वीर देखिए, जितनी भी खंडित मूर्तियां हैं वो यहाँ रखी गई हैं। और उन्हें लोग, जो भी खंडित मूर्ति होती हैं वो यहाँ लेके आते हैं, उनका विसर्जन किया जाता है। आप देखेंगे कि जितनी भी खंडित मूर्तियां हैं जो यूज में नहीं है, वो लोग अपने घरों से लाते हैं और सीधे यमुना में उनका विसर्जन कर देते हैं। दूसरी तस्वीरें भी आप देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पर पानी रुका हुआ है, हर तरफ प्लास्टिक की बात करें, पॉलिथीन की बात करें, वो यहाँ पर है कहीं। अब आप देखिए, ये बिल्कुल यमुना कहीं से नहीं लग रही है। क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर कूड़ा करकट है, कीचड़ है, ये आप देखिए तस्वीर, ये हम यमुना पे खड़े हैं, जो कि कोई नहीं कह सकता है कि यमुना की तस्वीरें। आप कीचड़ की हालत देखिए, फूल, पत्ते, जूते, चप्पल, हर तरह की जो भी कूड़ा करकट है वो यहाँ लोग ला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सवाल अब लोगों पे खड़ा होता है कि
क्यों अपनी जिम्मेदारियां लोग समझ नहीं रहे? हर तरफ पोस्टर्स लगे हैं, बैनर्स लगे हैं कि कोई भी कूड़ा करकट यमुना में ना फेंकें, और अपने स्वच्छ भारत अभियान की बात करें, जो कि इन तस्वीरों को देख के बिल्कुल नहीं लगता कि स्वच्छ भारत अभियान का भी कोई ऐसा अभियान चला है या चल रहा है। तो ये लोगों की जिम्मेदारी है, और जनतंत्र टीवी भी लोगों से यही आग्रह करता है कि अपनी जिम्मेदारियों को समझें और यमुना को दूषित बिल्कुल ना करें। शंकर, बिल्कुल ये सवाल तो उठता अनिशा कि सरकार ने मना किया है कि आप इस तरह से विसर्जन नहीं कर सकते हैं, गंदगी नहीं कर सकते हैं, उसके बाद भी आपने दिखाया किस तरह से वहां पर मूर्तियों का विसर्जन किया जा रहा है। तो इसका क्या सलूशन है? हम सबको सोचना होगा, हम सबको अपनी जिम्मेदारी को अनिशा समझना होगा कि सरकार ने नियम बनाए हैं, प्रशासन ने बनाए हैं, और ये नियम इसलिए हैं कि ये हम सबके फायदे के लिए हैं, ताकि नदियों का जलस्तर खराब ना हो। और नदियों का जलस्तर खराब होगा, जाहिर तौर पर कितनी खराब स्थितियां हो सकती हैं, लोग भी इस बात को जानते हैं। उसके बावजूद भी हर त्योहार के बाद हम देखते हैं मूर्तियों का विसर्जन, फूलों का विसर्जन, ऐसी तमाम चीजें जो कि नदियों में विसर्जित कर दी जाती हैं। बिल्कुल शंकर, जहां तक अगर दिल्ली में पोल्यूशन की बात करें तो पहले से ही आप देख रहे हैं कि किस तरह से एयर क्वालिटी इंडेक्स दिन पर दिन खराब होता जा रहा है। वहीं अगर यमुना की बात करें तो हम ये भी देख सकते हैं कि किस तरह से वाटर पोल्यूशन भी दिन पर दिन कह सकते हैं कि इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। अगर सरकार की बात करें तो सरकार हर एक कठोर कदम उठाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर पोस्टर्स भी हैं कि यहाँ पर कूड़ा कटकट ना फेंके, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों की समझ है, लोगों की कह सकते हैं कि उनका ओपिनियन है कि अभी भी जिस तरह से हमें तस्वीरें देखने को मिल रही हैं काफी भयावह है। तो बिल्कुल लोगों को ये समझना चाहिए, अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए कि कूड़ा करकट ना फेंकें। और अगर दूसरे ऑल्टरनेट की भी बात करें शंकर, तो जिस तरह से यहाँ तस्वीरें हैं, पेंटेड हैं, आजकल तो हम मार्केट में देखने को मिल रहा है कि इको फ्रेंडली मूर्तियां आ रही हैं, इको फ्रेंडली कलर्स आ रहे हैं, वो तस्वीरें अपने घर में बनाएं और जो भी हैं इको फ्रेंडली जो भी मूर्ति हैं वो लें, क्योंकि ये एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है। और कहीं ना कहीं अगर इसका विसर्जन पानी में होता भी है तो जो मिट्टी से बनी हुई जो मूर्तियां हैं, जो या फिर कहें इको फ्रेंडली कलर्स हैं, वो ठीक है अनिशा, मैं आपको रोक रहा हूँ, लौट रहा हूँ आपके पास। पंकज कुमार जी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, पर्यावरणविद हैं। पंकज कुमार जी, ये तस्वीर हम दिल्ली की दिखा रहे हैं, यमुना की दिखा रहे हैं, हमारी संवाददाता वहां पर है, रिपोर्ट पूरे दर्शकों को हमने दिखाई किस तरह से नदियों में प्रदूषण बढ़ रहा है। मेरा सवाल आपसे ये है कि जब सरकार की तरफ से रोक है कि आप मूर्ति विसर्जन बिल्कुल ना करें, वहां पर इको फ्रेंडली चीजों का ज्यादा यूज करें, लेकिन नवरात्र खत्म हुआ उसके बाद फिर वही पुरानी परंपरा विसर्जन की अभी भी खत्म नहीं हो रही है। ये तो मैं हमेशा कहता हूं कि सरकार के कोई भी कानून तभी कारगर साबित होंगे जब तक सामाजिक जागरूकता नहीं होगी। मगर आप ये गौर करें कि क्यों इतने सारे कानूनों के बावजूद भी लोग विसर्जन कर रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि जो कानूनों की जो सख्ती है, जो सख्ती से पालन करवाने वाले जो लोग हैं, वो लोग कहीं ना कहीं नरमी बरत रहे हैं। तो इससे एक मैसेज जाता है लोगों में कि कानून है मगर उसका पालन करने की जरूरत नहीं है। और ये बात तभी भी होती है, मैं समाज के उन पहलुओं को भी दोष में जरूर रखता हूँ जिनसे ये गलतियां हो रही होती हैं, मगर कानून बनाने वाले अगर उसके पालन करवाने में सक्षम नहीं होंगे तो ऐसे नतीजे सामने में आएंगे ही आएंगे। सामाजिक जागरूकता की कमी जरूर होती है, लेकिन मैं इसमें सरकारी कानून के सख्ती से पालन न करवाने की जो मंशा दिखती है उसे मैं बड़ा दोष मानता हूँ जी। लेकिन पंकज कुमार जी, ये तो वही स्थिति होगी कि जब डंडा लेकर हम खड़े हैं तभी आप वहां पर मूर्ति विसर्जन नहीं करेंगे। ये तो हमको भी सोचना चाहिए कि इससे पर्यावरण को कितना नुकसान हो रहा है, नदियों को कितना नुकसान हो रहा है। ये तो जनता और सरकार और प्रशासन सबको सहयोग करना है, तभी तो हम इस प्रदूषण से निजात पा सकते हैं। तो लोग क्यों नहीं समझ पा रहे हैं इस बात को? जिस मानसिक दशा में लोग आज पहुंचे हैं वो कोई एक दिन में नहीं पहुंचे। ये वर्षों से ये लोग इस तरीके से सोचते और करते करते आज इस नतीजे पर हम पहुंचे हैं कि समाज आपको बहुत ही बड़े ही गैर जिम्मेवाराना तरीके से आपको काम करता हुआ दिख रहा है। मगर मैं यही बात मैं इसको इस तरीके से कहने की कोशिश कर रहा हूं कि सरकार अगर शुरुआती दिनों में ही सामाजिक सहयोग का साथ लेते हुए उसको जागरूक बनाए रखती तो आज समाज का ये गैर जिम्मेवाराना रूप हमें नजर नहीं आता। लोगों को पता है कि इससे नुकसान होता है, लोगों को ये पता है, मगर दिक्कत ये है कि खास करके शहरी इलाकों में लोगों को लगता है कि पीने के पानी की व्यवस्था करना सरकार का काम है
वो मुझे कहीं से भी ला के देगी। अगर सिर्फ दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली में जो वाटर सप्लाई है वो गंगा के डैम से पानी यहाँ आता है। तो लोगों को इस बात की फिक्र है ही नहीं कि हम अपनी नदियों को बचा के रखें या नहीं रखें। तो इसका विकल्प पंकज कुमार जी क्या नजर आता है आपको? क्योंकि सरकार ने नियम बनाए, मना किया, बावजूद लोग विसर्जन कर रहे हैं, गंदगी फैला रहे हैं, तो ये तो फिर निरंतर यूं ही चलता रहेगा। इसका एकमात्र उपाय ये है कि जिस नियमों को आप बना रहे हैं उस नियमों के पालन करने या करवाने में आप जब तक सख्ती नहीं बरतेंगे और समाज इस बात से भयभीत नहीं होगा कि मुझे उस नियमों को तोड़ने का नतीजा कानूनी रूप में भी मिल रहा है और साथ ही साथ प्राकृतिक रूप में भी मिल रहा है, जब दोनों के नतीजे सामने में दिखाई देंगे तो यही समाज आपको थोड़ा बदला हुआ दिखेगा। बहुत बार आप अगर स्कूलों का अगर भ्रमण करें तो स्कूलों में जिस तरीके से बच्चे पर्यावरण के प्रति अपनी जागरूकता दिखाते हैं वो आपको बड़ों में नहीं दिखाई देगी, क्योंकि इत्तेफाक से पिछले कुछ वर्षों से स्कूलों में पर्यावरण को लेकर काफी जागरूकता का काम हुआ है, जिसके वजह से कम बच्चे तो सेंसिटिव दिखते हैं मगर उनके माँ बाप या उनके अभिभावक सेंसिटिव नहीं दिखते। बिल्कुल। इसके लिए कानूनों की सख्ती का पालन होना ना, और ये बात समाज पर भी लागू होता है ना, और साथ ही साथ नदियों को प्रदूषित करने वाले उन फैक्ट्रियों पर भी लागू होता है ना, ताकि कहीं न कहीं ये संदेश जब उन फैक्ट्रियों को कोई सजा नहीं मिलती है ना, तो ये संदेश समाज को भी जाता है ना, कि सिर्फ हम ही नहीं हैं जो गंदा कर रहे हैं, और भी लोग हैं। और जब आपके सामने में फैक्ट्रियों के गंदे नाले का पानी या म्युनिसिपल वेस्ट वाटर जब उसके अंदर जा रहा होता है ना, तो लोगों को लगता है कि सिर्फ मेरे ऐसा करने से थोड़ी होगा, हम तो एक दिन के लिए कर रहे हैं, बिल्कुल तो रोज के लिए कर रहे हैं। जब उन पर कोई सख्ती नहीं बरती जा रही है तो हमारे ऊपर में एक दिन के लिए क्या बरती जाए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद पंकज कुमार जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई। सख्ती होनी चाहिए, डर होना चाहिए, तभी प्रदूषण का जो स्तर है, गंदगी है, लोग इसको यमुना या गंगा में डालने से बचेंगे, क्योंकि लोगों को तो जागरूक होना चाहिए था, लेकिन वो जागरूकता कहीं नज़र नहीं आ रही, वो समझदारी कहीं नज़र नहीं आ रही है। लेकिन कड़ी पाबंदी के बाद भी नदियों में प्रदूषण क्यों बढ़ रहा है? हमारे भी कुछ सवाल हैं। देखिए आप, नदी के जिस तरह से प्रदूषित लगातार होती जा रही हैं, लोग असंवेदनशील इतने क्यों हो गए, उनकी सोच इतनी असंवेदनशील क्यों हो गई है? नदियों के अस्तित्व को बचाने के लिए समय समय पर बहुत सारे प्रयास किए गए, लेकिन हमको अपनी जिम्मेदारी को भी समझना होगा। आखिर अपना जो फर्ज है हम कब निभाएंगे, सवाल ये है। अनीशा हमारी संवाददाता लगातार हमारे साथ बनी हुई। अनीशा, पंकज जी पर्यावरणविद हमारे साथ जुड़े हुए थे, लोगों की जागरूकता की बात उन्होंने कही, लेकिन एक चीज उन्होंने कहा कि प्रशासन का डर होना चाहिए। डर जब तक लोगों में नहीं होगा कानून का, तब तक वो पालन नहीं करेंगे। तो क्या ये जरूरी है कि लोग समझदार हैं, बावजूद उसके नदियों को प्रदूषित कर रहे हैं, वो जानते हैं इससे प्रदूषण फैलेगा, उसके बावजूद भी विसर्जित होती है मूर्तियां, फूल माला, ऐसी तमाम चीजें, चाहे वो गंगा हो, यमुना हो, बाकी नदियों में हो। तो प्रशासन को थोड़ा सा यहाँ पर सख्त होना पड़ेगा, थोड़ा सा लोगों को डर लोगों के मन में मुझे लगता है कि अब जगाना होगा कि आप अगर नदियों में प्रदूषण फैलाएंगे, आप अगर मूर्ति विसर्जन करेंगे, आप इस तरह से फूल माला को नदियों में फेंकेंगे तो इससे प्रदूषण बढ़ेगा। अगर आप ऐसे करेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। ये डर आपको लगता है कि प्रशासन को लोगों के मन में बिठाना होगा, तभी कुछ हद तक इस समस्या से निजात मिल सकता है हमको? बिल्कुल शंकर, डर की बात करें, कानून व्यवस्था के डर की बात करें या फिर कोई और डर की बात करें, लोगों में डर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी कहीं ना कहीं जो पालन है, रूल्स और रेगुलेशन का जो पालन है वो तब करेंगे। और यमुना की भी बात करें, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हर तरफ पोस्टर्स लगे हैं, बैनर्स लगे हैं कि कृपया यहाँ पर प्लास्टिक ना फेंकें, यहाँ कूड़ा करकट ना फेंकें, खाने पीने की चीज़ ना फेंकें। लेकिन उसके बाद भी तस्वीरें यहाँ पर कुछ और बयां कर रही हैं, क्योंकि हर तरह का कूड़ा यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जूते चप्पल देखने को मिल रहे हैं, जो भी गैर चीज़ें हैं वो देखने को मिल रही हैं यहाँ पर। और तो यहाँ पर सवाल यही है कि लोगों को कैसे लागू कराया जाए ये कानून, कि जिससे ये लोग यहाँ पर कूड़ा कचरा ना फेंकें। और जाहिर सी बात है, अभी पर्यावरणविद ने भी ये साफ बात कही कि जब तक लोगों के मन में डर नहीं आएगा कानून का, तब तक इस चीज़ पे वो लागू नहीं करेंगे। तो यहाँ पर ये बात साफ है कि हर चीज़ का ठीकरा जो आम जनता है, आम नागरिक है, सरकार पे फोड़ती है, लेकिन यहाँ ये चीज़ नहीं चलेगी। अपनी भी जिम्मेदारियां लोगों को समझनी चाहिए, आम जनता को अपने भी राइट समझने चाहिए कि किस तरह से पर्यावरण को साफ बनाए रखें, स्वच्छ बनाए रखें और अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से निभाएं। तो कानून
कानून व्यवस्था यहाँ पर जो कानून है वो कानून बनने चाहिए कड़क, और अगर कोई उसका उल्लंघन कर रहा है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि तभी कह सकते हैं कि साफ जिस तरह से जो लोग हैं वो यहाँ कूड़ा कर रहे हैं, और अगर कड़ी कार्रवाई उन पर की जाएगी तभी इस चीज पर रोक लगेगी। शंकर, खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।